जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मित्र रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के संग्रह को देख रहे थे, जिनमें हमने पिछले वीडियो में 125 नंबर प्रश्न तक देख रहे थे। ये पूरा 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ है, जिसमें हम लोग 125 नंबर प्रश्न तक देख लिए हैं। तो आज से हम लोग 126 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न आपको एसएससी जीडी पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का 126 नंबर प्रश्न है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920। अवध किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1920। और बात करें अवध किसान सभा की, तो इसकी स्थापना किसने किया था? बाबा रामचंद्र। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हमको पूछ सकता है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने किया। और कब किया था? तो 1920 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में घरेलू महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन के लिए एक योजना स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आप याद रखिएगा, बलिया से। बलिया, और बलिया कहाँ पे है? यूपी में। फिर यहाँ से भी इसका दूसरा चरण की भी शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये भी यूपी से ही हुआ था, और महोबा स्थान है, महोबा यूपी में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था? तो 10 अगस्त 2021। दोनों डेट याद रखिएगा। पहला अगर पूछे तो 2016, और दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 2021। पहला बलिया से और दूसरा महोबा यूपी से। नेक्स्ट प्रश्न है 128 नंबर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। और कभी कभी एग्जाम में गुरु शिखर का हाइट पूछ देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। गुरु शिखर की हाइट कितना है? 1722 मीटर है, और यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ फीट में भी कहीं कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो फीट में अगर पूछे तो 5650 फीट गुरु शिखर की ऊंचाई है। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप हुए वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है 129 नंबर प्रश्न, और बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। बात करें टोटल अनुसूची कितना है अभी वर्तमान में? तो 12 अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। और 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को रखा गया है अभी प्रेजेंट में? तो 22 भाषा को रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि मूल संविधान में, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल संविधान में कितने भाषाओं को मनाया जाती थी? इसमें मूल संविधान की बात करें तो इसमें 14 भाषा थे। उसके बाद 8 भाषा को जोड़ा गया। अब 8 भाषा कब कब जोड़ा गया, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है, तो ध्यान से देखिएगा। एक है 21वां संविधान संशोधन 1967। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से एकदम 100% प्रश्न आता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन भाषा को? सिंधी भाषा को। फिर 71वां संविधान संशोधन आपको 1992 में 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुर, आप लोग लिख लीजिएगा, और नेपाली। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया। पहले एक भाषा को जोड़ा गया, फिर 3 भाषा को जोड़ा गया, और फिर लास्ट में 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। एक बोडो, एक डोगरी, और एक मैथिली, और एक संथाली भाषा को जोड़ा गया। मतलब पहले संशोधन में 1 भाषा, फिर 3, उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार अभी वर्तमान में टोटल कितने भाषा है? तो 22 भाषा है। आप लोग ये सब फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है 130 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 239 अनुच्छेद है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश अभी कितना है, तो वर्तमान में 8 है, और राज्य कितना है? तो 28 है। नेक्स्ट है लोधी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी।
लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का एक वंश था जिसका कार्यकाल 1451 से 1526। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था, यानी पहला शासक कौन था, तो बहलोल लोधी था। और बात करें लोधी वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ही 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो जाता है। और वहाँ से फिर गुलाम वंश 1526 से स्टार्ट होता है बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है 132वां प्रश्न कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। ऐसे जड़त्व लिखा हुआ है। जड़त्व का मतलब है कि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहते हैं जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा बल न लगे। इसी को हम लोग न्यूटन का प्रथम गति नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के कितने गति नियम हैं, तो न्यूटन का 3 गति नियम है। नेक्स्ट है 133 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 1939 ईस्वी में ब्रिटिश नज़रबंदी से भाग निकले थे। ये क्यों भागे थे, क्योंकि ये जापान के सहयोग से अंग्रेज के खिलाफ ये लड़ रहे थे, जिसकी भनक ये अंग्रेज़ों को लग गया था। उसके बाद इनको ये पकड़ने का कोशिश करता है, जिस कारण वो यहाँ से भाग निकले थे। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बता दें आपको कि इनका एक नारा है जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका भी नारा ये नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। फिर इनका याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना किया था। कब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। और कब किया था, तो 1939 ईस्वी में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। और ये एक कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष भी थे 1938 में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का ये अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के 1938 का हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। आपको हम बता दें कि 2011 की जनगणना से आपको प्रश्न हर एग्जाम में मिलता है, इसलिए हम लोग 2011 की जनगणना पर एक ऑलरेडी वीडियो जिसमें टॉप 50 प्रश्नों का हम वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको 1-2 नंबर का प्रश्न आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करें सबसे कम जनसंख्या जो था उसमें सिक्किम था, और सबसे फर्स्ट का किसका था, तो यूपी का था सबसे अधिक जनसंख्या। बात करें 2011 की जनसंख्या, तो 2011 की जनसंख्या जो है भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना जो थी भारत की 15वीं जनगणना थी, और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 135वां प्रश्न, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है, इसका सही आंसर हो जाएगा सांची। सांची का स्तूप जो है कहाँ पे है, तो एमपी में है, और ये बौद्ध स्थल है। कौन इसका स्थल है, बौद्ध स्थल है। और सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 136 नंबर, सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है 137वां प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ये सब को आप दिमाग में रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं रिपीट होने का मिलेगा। फिर है अजीलामू लोक नृत्य किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है अजीलामू। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसका राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर। आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं नृत्य से क्वेश्चन पूछता है, तो हम जल्दी ही नृत्य का स्पेशल वीडियो आपके लिए हम लाएंगे, और जब तक आप नृत्य का टॉपिक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 139 नंबर प्रश्न, 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। और शिमला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट 140 नंबर, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रैखिक समय के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन वर्क करता है। नेक्स्ट है 41 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार फिर की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसलिए जनगणना का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। के अनुसार किस वर्ष और उसके अधिक
कि आयु का कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा को समझ और पढ़ सकता है वो साक्षर माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है तो उसको हम लोग साक्षर कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है 142वां प्रश्न। कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम का क्या फॉर्मूला है? G इंटू M1 इंटू M2 बटा R²। F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख रहे दोनों M1 इंटू M2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है 143वां प्रश्न। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ी पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? इसका सही आंसर है चीन। ये देश चीन नहीं, चीन एक पहाड़ी है। नेक्स्ट है 144। कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कुलिक पक्षी अभयारण्य आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 145। कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो ये कौन सा पर्व है? दिवाली जो है कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 146वां प्रश्न। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है 147। बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसी समय ये बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं। वही बात करें कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है अभी, तो गंगा का डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन है। और इसे कब स्वीकार किया गया था? तो हम पिछले वीडियो में हम ये सब पढ़ाए थे। 2010 में गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है किसी भी लोकतांत्रिक देशों में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 150वां प्रश्न है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 राज्य में आपको द्विसदनीय विधानमंडल है। तो इस वीडियो में हम लोग 150 नंबर प्रश्न तक हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग को अभी 1000 प्रश्नों तक जाना है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एवं चैनल पे को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बात करें इसका PDF, तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी मेहनत, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है कंटेंट इकट्ठा करने में, तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।